स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या चीज़ होती है। हैश इंक्लूड को बेसिकली हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा था। आज हम जो और पार्ट्स हैं प्रोग्राम के उसको हम देखेंगे। ये जो studio.h है इसका क्या मतलब है। studio.h को हम कहते हैं हेडर फाइल। बेसिकली जिस फाइल के एंड पे .h आ जाए, जिस तरह studio.h है, math.h है, जिसके एंड पे .h आ जाए उसको हम कहते हैं हेडर फाइल। h से मुराद हेडर फाइल। तो अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन आपको हेडर फाइल की यहाँ पे गिवन होगी। हेडर फाइल की डेफिनेशन इसको आप यहाँ पे देखें। Each library has a standard header file which is referred to with .h extension. In the above program, the studio.h refer to the header file containing the definition of the standard input-output function. ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है हेडर फाइल की। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। और इधर भी दीज मीनिंग आर डिस्क्राइब विद द फाइल कॉल्ड स्टैंडर्ड हेडर फाइल। द हेडर फाइल स्टूडियो कंटेन इन्फॉर्मेशन। हाँ, यहाँ भी है जो studio.h है उसकी डेफिनेशन यहाँ भी है। द हेडर फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन सच एज scanf एंड printf। बेसिकली होता क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल होती हैं या हेडर फाइल होती हैं, इनके अंदर हमने फंक्शंस को डिफाइन किया होता है। इन हेडर फाइल के अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन किया होता है। जिस तरह ये अब studio.h है तो इस हेडर फाइल के अंदर एक printf फंक्शन और scanf फंक्शन डिफाइन है। तो इसलिए हम इसको प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखते हैं। अगर हम ये प्रोग्राम के स्टार्ट में नहीं लिखेंगे तो फिर प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा कि ये जो printf फंक्शन है ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये फंक्शन इस फाइल के अंदर डिफाइन है, इस फाइल के अंदर दिया हुआ है। तो इसलिए हम इसको शुरू में लिखेंगे और फिर ये फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद आगे हम चलें तो इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, इसको हेडर फाइल। अब ये मेन फंक्शन, इसको भी लिखने का एक तरीका है। शुरू में void लिखते हैं, फिर मेन और फिर ब्रैकेट के अंदर void। याद रखें ये सारे स्मॉल में होंगे, इसमें आपने कैपिटल नहीं लिखना। अगर एक कैरेक्टर भी आपने कैपिटल कर दिया तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। ओके, इसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। अब हम देखें मेन फंक्शन क्या है। इसके आगे इसको इसने डिफाइन किया हुआ है मेन फंक्शन को। एज शोन इन द अबव हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, द डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन कम नेक्स्ट टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी ये हैश इंक्लूड के बाद क्या है, मेन फंक्शन आता है। अब इसको डिफाइन किया हुआ है। In fact, main is the function where execution of the C program begins. बेसिकली ये ऐसा फंक्शन है जहाँ से हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि C प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है तो आपने उसका जवाब देना है कि C प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। Every C program has a main function and the rest of the line of the program form the body of the main function. The body is enclosed is braces. इन ब्रेसेस के अंदर इसकी बॉडी क्लोज होती है। अब अगर आप देखें तो ये इसका सिंटैक्स होता है मेन फंक्शन का। यानी सबसे पहले हम void लिखते हैं मेन और फिर void, फिर ये बॉडी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो रही है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। कल भी मैंने बताया था कि सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली किसी चीज़ को लिखने का जो जर्नल फार्मूला होता है या जर्नल तरीका होता है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो ये मेन फंक्शन का सिंटैक्स है, ये सबको याद होना चाहिए। void मेन, void ब्रैकेट स्टार्ट, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसमें ये जो void है इसको बेसिकली हम कीवर्ड भी कहते हैं, ये हम आगे डिटेल में जाके देखेंगे। अच्छा, उसके बाद बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन क्या होता है। बॉडी ऑफ द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ C लैंग्वेज स्टेटमेंट विच आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लैंग्वेज। यानी इस बॉडी के अंदर हम फिर प्रोग्रामिंग लिखते हैं, या कोड जो होता है ना वो हम इस बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है डिलिमिटर्स। बेसिकली आपके प्रोग्राम में जो करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और जो क्लोज हो रही है इसको हम कहते हैं डिलिमिटर्स। मैं यहाँ वापस जा रहा हूँ।
ये देखिए, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ये ब्रैकेट एंड हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिलिमिटर्स। ये अगर आप देखें तो ये इसकी डेफिनेशन गिवन है डिलिमिटर्स की। नेक्स्ट टू द फंक्शन डेफिनेशन आर ब्रेसेस विच इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी, यानी एक स्टार्ट में ब्रेस है और एक एंड पे है, इसको हम क्या कहते हैं, दीज ब्रेसेस आर कॉल्ड डिलिमिटर्स। द ओपनिंग ब्रेस इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक ऑफ द कोड एंड व्हाइल क्लोजिंग ब्रेस रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ द कोड। लास्ट पे जो है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर मैं दोबारा ऊपर प्रोग्राम पे जाऊं तो यहाँ से आप देखें अगर, तो ये आपको प्रिंट एफ के बाद एक सेमी कॉलन नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। बेसिकली सी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसका मतलब ये होता है कि जिस लाइन के एंड पे आपने ये सेमी कॉलन लगा दिया वो लाइन वहाँ पे एंड हो गई, उसके बाद वो आगे नहीं रुकेगी, मतलब आगे नहीं जाएगी, तो उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो सेंटेंस वहाँ पे एंड हो जाता है, इसी तरह सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हर स्टेटमेंट के बाद एक सेमी कॉलन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक हो गया। अब आप अगर देखें तो इसको हम डिफाइन करें, एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद अ सेमी कॉलन। हर स्टेटमेंट सी प्रोग्राम में सेमी कॉलन पे एंड होती है, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और इसको लिखने का तरीका ये है, स्टेटमेंट और उसके बाद सेमी कॉलन। अगर जी आप सेमी कॉलन मिस कर देंगे तो प्रोग्राम आपका एरर देगा। ठीक है, आज तक यहाँ तक लेक्चर काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो लेक्चर हुए हैं 2 आपने उनको अच्छी तरह याद किया होगा, और कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि लाजमी तौर पे आपने नोट्स बनाने हैं। ये जो मेरा लेक्चर है आपने इसमें से इसको अच्छी तरह लिसन करना है और इसमें से फिर डेफिनेशंस के जो है ना नोट्स बनाने हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।